बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की बहारों को भरपूर तरीके से एंजॉय करे होंगे। आज जो हम बुक स्टडी करने के लिए लाए हैं वो है कोर्ट फीस एक्ट 1870 और इसके अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कोर्ट फीस ऑन प्रोबेट्स, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इसको जो रेलेवेंट सेक्शन जो डील करती हैं वो सेक्शन 19A से लेकर 19K तक हैं कोर्ट फीस एक्ट की। और इस सिलसिले का हम आज फर्स्ट पार्ट करेंगे और इसमें हम स्टडी करेंगे कि इनके ऊपर कोर्ट फीस आयद करने का क्या तरीकाकार है और उसको कैसे रिफंड किया जा सकता है। तो दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलूँ कि ये मेरा जो चैनल है प्लीड फॉर जस्टिस, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो दोस्तों, आते हैं अब टॉपिक के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि कोर्ट फीस जो है वो 4 जगहों के ऊपर जो है वो आपको देना होती है। एक तो आपने हाई कोर्ट के अंदर फीस देना होती है। 2, हाई कोर्ट के अलावा बाकी जितनी भी अदालतें हैं जो शेड्यूल के मुताबिक जितनी फ़ीस लगती है वो दीगर अदालतें और पब्लिक ऑफिस में। तीसरी जो जगह है वो है जब आप अप्लाई करते हैं प्रोबेट के लिए, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो आज ये तीसरी जो चैप्टर है और तीसरी जगह जहाँ कोर्ट फीस अप्लाई की जाती है वो आज हम स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले देखना ये है कि ये प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीज़ होती है। ये प्रोबेट जो होता है ये किसी वसीयत या विल की मुसद्दका नकल होती है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या कोर्ट जो है वो अपने दस्तखत और स्टैम्प, अपने सिग्नेचर और स्टैम्प के साथ एप्लीकांट को इशू करती है। और दूसरा होता है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी अदालत या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो इशू करती है। और ये जो डिसीज पर्सन होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये अदालत ये परवाना जारी करती है। और इसी तरह सर्टिफिकेट भी अदालत जारी करती है अपने दस्तखत मोहर के साथ, ताकि डिसीज की प्रॉपर्टी को उसका इंतज़ाम किया जा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात यह है कि जब आप प्रोबेट के लिए, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या आप सर्टिफिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो मैं सबसे पहले आपको उसका तरीक़ाकार बता देता हूँ कि वो तरीक़ाकार क्या होता है। जब आपने किसी मरहूम शख्स या मुतवफ़्फ़ी शख्स या डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी उसके लिए उसका एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, उसका इंतज़ाम करना है, तो आप अदालत में जाते हैं, कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर जाते हैं और आप एक एप्लीकेशन वहाँ फाइल करते हैं और आप ये चाहते हैं कि हमें प्रोबेट दिया जाए अगर वसीयत है, या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए या सर्टिफिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए। तो आपके लिए ज़रूरी है कि ये डिसीज पर्सन की जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल है चाहे वो इमूवेबल है, तो आप उसका ये जो कोर्ट फीस एक्ट के अंदर जो शेड्यूल 3 है उसके अंदर 2 एनेक्सर दिए गए हैं। एक एनेक्सर ए है और एक एनेक्सर बी है। एनेक्सर ए के अंदर ये डिसीज पर्सन की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उन्होंने आगे बाइफर्केशन की हुई है कि कौन कौन सी है। उसके मुताबिक आपने उसकी वो डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी की एनेक्सर ए के अंदर आपने वो उस तरह का एक परफॉर्मा सा बनाना है, एक शेड्यूल सा बनाना है। उसके अंदर आपने टोटल प्रॉपर्टी की जितनी भी है उसकी डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है, उसके आगे उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो आपने मेंशन करनी है और उसका ऊपर एनेक्सर ए लिखना है। और दूसरा जो एनेक्सर बनाएंगे वो उसके उसने जो कर्जे देने हैं डिसीज ने उसका एनेक्सर बनाएंगे। और जो असल अमाउंट होगी उसमें से वो जो कर्जे शर्जे देने हैं उसने उनको डिडक्ट करके जो बाकी जो अमाउंट बचेगी वो उसकी एग्रीगेट जो अमाउंट आएगी वो आपने एक लम सम फिगर आपने लिख कर अदालत के अंदर देना है। और उसके मुताबिक जो कोर्ट फीस आपकी रिक्वायर्ड है या बनती है वो आपने अदालत के अंदर देनी है। और इस पर एक बात ये भी आपने याद रखनी है कि जब आप ये 2 एनेक्सर देंगे इसको आपने अब बेनल्फी के साथ इनको अटैच कर, बेनल्फी के ऊपर आपने इनको वेरीफाई करना है। और इसमें ये बताना है कि अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ ये जितनी भी मैंने मार्केट वैल्यू और उसकी ये जो डिसीज की प्रॉपर्टी है ये मैंने दुरुस्त तौर पर मेंशन की है। और उसके बाद जब आप ये अदालत के अंदर देती हैं तो फिर अदालत जो है
उसके ऊपर जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो चलाती है। बाज़ औक़ात अदालत जो है अगर वो हाई कोर्ट के अलावा है तो वो भेज देती है मार्केट वैल्यू को दुरुस्त मार्केट वैल्यू की तयन के लिए कलेक्टर को भेज देती है। अगर हाई कोर्ट है तो फिर वो चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी रेवेन्यू की जो है उसको भेज देता है। और जब अगर ज़रूरत ना हो तो अदालत जो है वो उसको नहीं भी बेचती और उसके ऊपर एविडेंस तलब करके जो एप्लीकांट होता है उसको वो प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर उसने अप्लाई किया है तो उसको वो सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाता है। तो अब आ जाते हैं दोस्तों सेक्शन 19A के ऊपर। अब सेक्शन 19A क्या कहती है कोर्ट फीस एक्ट की। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि रिलीफ वेयर टू हाई कोर्ट फीस हैज़ बीन पेड। अब इसके अंदर ये है कि जब कोई शख्स अप्लाई करता है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर कि मुतवफ़ी की जो प्रॉपर्टी है जो उसकी जो स्टेट है उसका प्रोबेट ऑफ बिल चाहिए या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए या सर्टिफिकेट चाहिए, तो फिर वो उसकी वैल्यूएशन बनाता है अकॉर्डिंग टू एनेक्सर ए और अकॉर्डिंग टू एनेक्सर बी। एनेक्सर ए के अंदर वो उसकी जुमला प्रॉपर्टी जो होती है उसका वो तखमीना लगा कर या वैल्यूएशन निकाल कर देता है और एनेक्सर बी के अंदर उसके डेट्स जो होती हैं वो बना कर देता है। अब उस बंदे ने एप्लीकांट ने ये एस्टीमेट लगा कर वो दे दी अदालत के अंदर और साथ में उसने वो कोर्ट फीस भी जो उसने एस्टीमेट लगाया था प्रॉपर्टी का उसके मुताबिक उसने वो अदालत के अंदर वो कोर्ट फीस भी चिस्पां कर दी। लेकिन बाद में जब उसको पता चलता है, जब उसकी वो जो ट्रू वैल्यू है वो प्रॉपर्टी की वो निकल कर आती है तो वो उसकी जो एप्लीकांट ने उसकी वो वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो उसने डिटरमिन की होती है वो ज़्यादा होती है और जो बाद में जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो लीगली आती है वो कम होती है। तो फिर वो बंदा वो कहता है कि यार ये तो मैंने कोर्ट फीस ज़्यादा भर दी है तो अब मुझे इसको वापस करना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि जिस दिन उसको वो अदालत ने वो सर्टिफिकेट या प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी किया है तो उस डेट से आगे 6 महीने के अंदर विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ वो लेकर अगर वो ये प्रोबेट भी ले जाता है और वो नई वैल्यूएशन जो है उसने जो कंडक्ट किया बेनरफी के ऊपर उसको तस्दीक करते हुए और वो सारी डिटेल लेकर वो चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी जो उस इलाके के अंदर जिस जगह के अंदर जिसकी जुरिसडिक्शन के अंदर वो स्टेट या जायदाद या प्रॉपर्टी वाक़ई है उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाता है और वो अगर चीफ कंट्रोलिंग वो रेवेन्यू अथॉरिटी जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ात को सुनती है, उसके प्रिविलेजेस को सुनती है, उसकी वो जो उसने वो जो एक्शन रेस किए हैं वो सुनती है और वो अगर सेटिस्फाइड हो जाती है कि यार इस बंदे ने वैल्यूएशन का गलत तयन किया था और ज़्यादा कर दिया था और उसके ऊपर इसने जो कोर्ट फीस दी है वो भी ज़्यादा कर दी है, अब ये बंदा इंटाइटल है कि इसको कोर्ट फीस वापस की जाए, तो फिर वो जो चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी है उसके पास फिर ऑप्शन होता है कि वो 3 में से एक काम करे। या तो वो जो स्टाम्प पेपर उसने ऊपर अपने वो जो प्रोबेट या उसके वो जो डॉक्यूमेंट जो अदालत के अंदर जमा करवाए होते हैं उनके साथ लगाए है तो अगर तो वो चीफ साहब जो है वो उनमें से उन सब को कैंसिल कर देगा अगर वो ऑलरेडी कैंसिल नहीं हुए। और दूसरी चीज़ जो है या तो नया कोई स्टाम्प जो कम मालियत का होगा वो तब्दील कर दिया जाएगा वो ज़्यादा मालियत के स्टाम्प के साथ, या तीसरी बात ये है कि जो उसके वो जो स्पाइल्ड वो जो स्टैम्प्स उसने लगाए वो उसके साथ लगे हुए हैं उनके अंदर या पैसे वापस कर देगा या फिर अगर स्पाइल्ड वो स्टाम्प पेपर हैं तो फिर वो डिफरेंस की जो अमाउंट है वो चीफ साहब उसकी वो ऑर्डर कर देंगे कि भाई आप इसको इतनी अमाउंट जो है इसको वापस की जाए। अब ये स्पॉइल्ड जो स्टैम्प्स होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं तो उनकी वापसी का तरीकाकार ये है कि आप जब कलेक्टर को देते हैं तो वो उसके ऊपर वो थोड़ी सी वो डिडक्शन करते हैं, कटौती करते हैं, थोड़ी बहुत कटौती करके और जो बाकी रकम बनती है फिर वो जो एप्लीकांट होता है उसको वापस कर दी जाती है। तो और मनसूख करने से मुराद ये है कि वो उनको कैंसिल कर दिया जाता है और जो रेलिवेंट जो जितनी उनकी फ़ीस बनती है वो उतने स्टाम्प उसके साथ लगा दिए जाते हैं, मतलब कि उसको फ़ीस वापस एडिशनल फ़ीस जो उसने वो एप्लीकांट ने जमा करवाई होती है उसको वापस कर दी जाती है। उसके बाद आ जाती है सेक्शन 19B। अब सेक्शन 19B ऑफ कोर्ट फीस एक्ट क्या कहती है? ये कहती है रिलीफ
where debts from the deceased person have been paid out of his estate. कहने का मकसद ये है कि जब मुतवफ़ी शख्स या डिसीज पर्सन की जो स्टेट है या उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से जो उसने जो लोगों के कर्जे देने थे, जो उसने डेट देना था या जो उसके ऊपर जो दीगर लाइबिलिटीज थी, वो अगर पे कर दिए गए हैं तो फिर उसका क्या तरीकाकार होगा। अब इसका तरीकाकार ये है कि अगर जो बंदा अप्लाई करता है प्रोबेट के लिए या सर्टिफिकेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और उसमें वो बंदा जो है वो फीस अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन ऑफ नेक्सर ए और नेक्सर बी ये दोनों लगा के और वो उसके ऊपर वो फीस जो है वो भर देता है। अब उसने वो टोटल प्रॉपर्टी जो उस डिसीज पर्सन की है उसके ऊपर उसने वो फीस भर दी और वो जो उसने वैल्यूएशन लगाई वो भी ठीक है, लेकिन इस बंदे ने उसके जो कर्जे हैं उस कर्जों की रकम जो है वो उसमें से डिडक्ट नहीं की और वो कर्जों की रकम है उसकी भी उसने फीस भर दी है। अब जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए तो सेक्शन 19B के अंदर इन्होंने ये बताया है कि वो एप्लीकांट फिर जाएगा उसके पास अपना चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी के पास अपने इलाके के अंदर जहां वो प्रॉपर्टी वाक़ है या स्टेट वाक़ है और जाकर उनको बताएगा कि जनाब मैंने ये टोटल जो उसकी स्टेट है जो डिसीज पर्सन की है उसके ऊपर मैंने तखमीना लगाया और तखमीना या वो उसकी वो वैल्यू डिटरमिन की और उसके बाद उसके ऊपर जितनी कोर्ट फीस बनती थी आई हैव पेड। तो अब मैंने उसके वो डेट्स हैं जो कर्जे हैं वो मैंने अदा कर दिए हैं। अब जो उसकी एक्चुअल अमाउंट बनती है वो कहीं कम है, तो अब मुझे जो एडिशनल फीस है वो मुझे वापस की जाए। तो अब तरीकाकार ये है कि अगर वो एप्लीकांट जिस दिन उसको प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू अदालत की तरफ से और वो डेट ऑफ इशुएंस से लेकर 3 साल के अंदर अंदर अगर वो ये एप्लीकेशन देता है जाकर चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी को कि उसको एडिशनल फीस जो है वो वापस की जाए, तो फिर वो अथॉरिटी जो है या जो मुतल्लिका अफसर है वो अगर वो इत्मीनान हासिल कर लेता है, वो अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है इस बंदे की इस प्ली के ऊपर कि इस बंदे ने एडिशनल फीस ज़्यादा भरी है, तो फिर वो उसकी वो जो डिफरेंस है, मतलब कि जितना डिफरेंस बनता है, अगर फीस बनती है जी 10,000 इसने जमा करवाए हैं 15,000, तो ऊपर के जो 5,000 है उसकी वापसी का ये अथॉरिटी जो है ये हुक्म सादर कर सकती है। उसके बाद आ जा अच्छा, और उसके बाद दूसरी बात उसके बाद जो सेक्शन है वो सेक्शन है 19C ये कोर्ट फीस एक्ट की। अब ये 19C कहती है कि रिलीफ इन केस ऑफ सेवरल ग्रांट्स। अब इसके अंदर ये है कि जब किसी डिसीज पर्सन को उसकी जब वो मर जाता है, जो उसकी स्टेट वो छोड़ता है अपने पीछे, और जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई एप्लीकांट किसी प्रोबेट के लिए प्रोबेट ऑफ बिल के लिए अप्लाई करता है या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, तो उसके ऊपर जो उसकी एग्जैक्टली जो उसकी करेक्ट वैल्यूएशन बनती है उसके मुताबिक वो तखमीना भी लगाता है नेक्सर ए के मुताबिक, और उसके जो डेट्स हैं वो भी करेक्टली वो मैयर करता है और उनको डिडक्ट करके वो जो एग्रीगेट रकम आती है, अमाउंट आती है, उसके ऊपर वो करेक्टली वो कोर्ट फीस की उसके ऊपर आयद करता है, इम्पोज करता है। और बाद में कोई और ग्रांट जो है वो उस बंदे की डिसीज पर्सन के निकल आती है, 1 निकलती है, 2 निकलती है या 3 निकलती है। तो इससे पहले अगर वो उसको किसी ग्रांट के ऊपर कोई रिलीफ दिया गया या उसके ऊपर कोई कोर्ट फीस नहीं ली गई, तो नेक्स्ट टाइम जो उसकी वो ग्रांट जो डिसीज पर्सन की वो जो निकलती है या बनती है, तो नेक्स्ट टाइम अगर पहले फीस ली है तो फिर भी फीस लेंगे, अगर पहले नहीं ली तो फिर नेक्स्ट टाइम भी उसके ऊपर फीस कोई आयद नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों सेक्शन 19D। अब ये सेक्शन 19D क्या है? सेक्शन 19D क्या है? प्रोबेट्स डिक्लेयर वैलिड एज टू ट्रस्ट प्रॉपर्टी दो नॉट कवर्ड बाय कोर्ट फीस। अब इसके अंदर इन्होंने ये कहा है कि जब डिसीज पर्सन उसके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो कि जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी कहलाती हो, और ये जो डिसीज पर्सन था ये उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी का वो एडमिनिस्ट्रेटर था या एग्जीक्यूटर था या वट एवर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज, वी हैव नो कंसर्न विद दैट। और उसके पास जो प्रॉपर्टी थी जब वो मर गया तो कोई बंदा जो उसकी वो प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए
या एग्जीक्यूट करने के लिए कोई इंटरेस्टेड था, किसी ने एप्लीकेशन दी, तो जब कोई एप्लीकांट वो देता है प्रोबेट के लिए एप्लीकेशन देता है या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देता है, और वो उसके ऊपर वो तखमीना लगाता है, करेक्ट तखमीना लगाता है, करेक्ट वो कोर्ट फीस उसके ऊपर भरता है, और उसके अंदर अगर कोई वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, और ट्रस्ट प्रॉपर्टी में आपको बता दूं कि ये कोर्ट फीस से एग्जेम्प्टेड है, इसके ऊपर ट्रस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कोर्ट फीस नहीं होती, तो उसके ऊपर कोई कोर्ट फीस वो अदा नहीं करता। तो इस चीज को बुनियाद बनाकर ये नहीं कहा जा सकता कि इसके पास जो प्रोबेट है या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ये इनवैलिड है। मतलब कि जब ट्रस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई फीस अदा नहीं की गई और अदालत की तरफ से वो प्रोबेट अदा वो उस बंदे को इश्यू हो गया या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इश्यू हो गया, तो वो वैलिड होगा, वो करेक्ट होगा, वो लीगल होगा, उसके ऊपर आगे प्रोसीड ऑन किया जा सकता है, प्रॉपर्टी के आगे देखभाल, लुक आफ्टर, सेल परचेज, वट एवर देयर इज, वो किया जा सकता है। मतलब उसको इनवैलिड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ट्रस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर वो कोर्ट फीस लगती नहीं है। अगर ट्रस्ट प्रॉपर्टी जो है वो उसके एनेक्सचर वो जो आप ए बनाते हैं शेड्यूल 3 के मुताबिक, और उसके मुताबिक बना के आपने वो अदालत से प्रोबेट ले लिया, तो फिर वो आपका प्रोबेट वैलिड है। तो दोस्तों बाकी का जो इसके जो अंदर जो सेक्शन है 19E और उससे आगे के तक, उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। आज के फर्स्ट पार्ट के लिए मैं ये समझता हूँ कि आज मेरी जो वीडियो मैंने बनाई है ये आपको समझ भी आ गई होगी, और अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपका क्वेश्चन है, आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और नई वीडियो के आने तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड विश यू गुड लक।